Discipline will always beat talent if talent does not remain disciplined. तो रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते करते आपको पता भी नहीं चलता कि 4-5 दिनों में आपने कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ओवर गिवन कंसेप्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण भाई और एजुफाइंग में आप सबका स्वागत है। हमारी पराक्रम सीरीज 2026 का जेई क्रैश कोर्स, जेई एडवांस का जो क्रैश कोर्स है उसके डे 4 में आज हम काइनेमेटिक्स को कंक्लूड करने वाले हैं। तो हमारी एडवांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो ये प्रैक्टिस सीरीज है इसमें आप सबका वेलकम। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। Alright friends, this question में given है a ball is thrown vertically upwards. Its distance s from a fixed point varies with time t is shown. Calculate the velocity of projection of the ball in meter per second. तो हमें ये डिस्टेंस s जो है किसी फिक्स्ड पॉइंट से दे रखा है किसी बॉल के लिए। और जो ग्राफ है कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है कि पहले ये 6√5 से डिक्रीज होता जाता है और 6 तक जाता है, फिर इंक्रीज होके 10 पे ये इन्फ्लेक्ट करता है और फिर दोबारा 6 को क्रॉस करता है और फिर से 6√5 पे चला जाता है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज गिवन टू अस। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें ग्राफ पे ही, सो फॉलोइंग द ग्राफ इटसेल्फ हमें क्या क्या चीज़ें पता लग रही हैं। पहली चीज़ तो हमें ये पता लग रही है कि t0 पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, जो डिस्टेंस s है फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट, ये ध्यान में रखिएगा s जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट है। और ये डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जो है ये डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि ये डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है तो देयर फोर वी अंडरस्टैंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इट लाइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपने बॉडी को मान लीजिए किसी पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया विद सर्टेन वेलोसिटी यू। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से हम डिस्टेंस देखने वाले हैं वो कहीं पे यहाँ कहीं लाई कर रहा है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। इससे हम डिस्टेंस देखने वाले हैं। इट इज लाइंग अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है। यहाँ से हमने बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया तो जो डिस्टेंस है शुरू में वो ये गिवन था आपको। दिस इज द इनिशियल डिस्टेंस गिवन, दिस इज s1 एंड दिस s1 इज गिवन टू अस एज 6√5, अप्रॉक्सीमेटली 13 के आसपास आ जाएगा। सो दिस मच मीटर्स। और जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जा रही है कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये डिस्टेंस जो है ये कम होता होता मिनिमम पे पहुंचेगा, राइट। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचती है तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से मिनिमम हो जाता है, कि यही कम होते होते इस पॉइंट पे दिस इज s2 जो आपको मेंशन्ड है 6 मीटर्स। अगर आप ध्यान से देखें दिस इज द डिस्टेंस, ये कम होते होते 6√5 से कभी ना कभी 6 आता है और 6 के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद ये डिस्टेंस फिर से बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी ये 10 मीटर पे जाएगा। सो यहाँ से 6 मीटर से ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 मीटर तक जाता है, समवट लाइक दिस। एंड इस पॉइंट से पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है लाइक दिस। सो वी सी दैट दिस इज डिस्टेंस was s2, this distance is s3, राइट। तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए, दिस इज द पॉइंट बी 6 मीटर पे, एंड देन दिस इज पॉइंट सी विच इज एट 10 मीटर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट हमारा बी वाला है, ठीक है। अब हुआ ये कि ये शुरू में ऐसे ऊपर गया, सी वाले पॉइंट पे जाने के बाद देखिए ये पहले 6 मीटर पे आया बी पे, बी से फिर सी पे आया, सी के बाद वापस ये बी पे आएगा डिसेंट के दौरान। सो वन इज असेंट, वन इज डिसेंट। अगर आप ध्यान से देखें पहले असेंट होगी लाइक दिस और फिर डिसेंट होती है लाइक दिस।
तो डिसेंट के दौरान ये वापस बी वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा. सो इन द फिगर इफ आई मार्क इट डाउन, here was point B, here is point C, again you are reaching point B, फिर वापस आप पॉइंट ए पे चले जाते हो. दिस वाज पॉइंट ए जहाँ से आप चले थे. तो इवन इन द ग्राफ इटसेल्फ यू कैन वेरी वेल सी कि ये पॉइंट्स वेरीफाई होते हैं. अब हम थोड़ा सा डायग्राम को फोकस करेंगे. डायग्राम से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी. एक तो हमें टोटल हाइट पता लग जाएगी. कैसे? ए से बी का जो डिस्टेंस है वो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से पी बी ए से निकाल सकते हैं. राइट. सो देयर फोर फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ वी अंडरस्टैंड एक हाइट हमारे पास ए बी है, दैट इज से H1. एट हाइट हमारे पास बी सी है, दैट इज H2. H1 is clearly hypotenuse is 6 root 5 इसका स्क्वायर माइनस द अदर साइड इज 6 इसका स्क्वायर, देन इट्स अंडर रूट. तो सॉल्व करके देखिए कितना बनता है आपके पास. दिस इज 36. इनफैक्ट 6 तो बाहर ही ले लीजिए. तो 6 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा. तो इन दी ब्रैकेट यू विल बी लेफ्ट विद रूट ऑफ 5 माइनस 1. दिस इज 4 और ये इवेंचुअली आपके पास 12 मीटर आ जाएगा. राइट, बिकॉज दिस विल बी 2, तो 6 इंटू 2 इज 12. सो 12 मीटर्स आपके पास H1 आया. सिमिलरली आप H2 कैलकुलेट कर सकते हैं. H2 विल बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 10, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर again, so this comes out to be clearly 100 minus 36 64, so this is root 64 which is was 8 meters. so therefore हमारे पास जो height of ascent है, height ascended, ये हमारे पास जो टोटल हाइट ascended है, this will be H1 plus H2, that is 12 plus 8 is coming out to be 20 meters. right. तो जो हाइट ascended है वो हमारे पास 20 meters आई. so therefore by using the formula vy square minus uy square is equal to 2 into ay into sy. आप टोटल जो टॉप वाला पॉइंट है वहाँ पे जानते हैं कि वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी जीरो. वी वाई को आप जीरो फिल करें और यहाँ से सीधे सीधे आप यू वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज ज़ीरो एंड दिस वैल्यू विल बी माइनस जी, दिस वैल्यू विल बी 20. फिल इट, तो आपके पास यहाँ से यू वाई की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इज 10 एंड एस वाई जो है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द हाइट ascended, इट्स 20. तो ये आपके पास इवेंचुअली दिस कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड. जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछी गई है दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. Alright friends, this question में given है, a ball released from a certain height falls in the influence of gravity, strikes the ground and repeatedly rebounds elastically during a time interval t is equal to 8 seconds from the instant it is released. It covers a distance of s is equal to 20 meters. How many collisions during the time did the ball make with the ground? Acceleration of the free fall g is 10 meter per second square. जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये डिस्टेंस कवर करते वक्त ना फाइनल स्टेट ऑफ द बॉल नहीं बताएगी कि वो ऊपर है या नीचे है. तो कोई जम्पशन लेके करना पड़ेगा. देखिए मान लीजिए ये हाइट h है, ये बॉल एक बार ऐसे नीचे आती है, इट परफॉर्म्स इलास्टिक कोलिजन विद दी फ्लोर. ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ इलास्टिक कोलिजन होता है. तो एक जर्नी हुई ये नीचे जाने की, सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगी. राइट. तो दिस इज से दी फर्स्ट रिबाउंस विच हैज टेकन प्लेस. ऐसे ही सेकंड रिबाउंस होगा. राइट. एंड सो फर्थ करते करते एन रिबाउंसेस हो गए और हम ये मान रहे हैं फ्रॉम द लैंग्वेज इटसेल्फ रिबाउंड्स इलास्टिकली, यानी ये वापस आ जाती है उस पॉइंट पे. सो दिस इज से द एनथ रिबाउंस. तो इसने टोटल डिस्टेंस जो है एस, जो 20 मीटर्स कवर किया है, दैट शुड बी एक बाउंस में 2h था, 2h ऐसे करते हुए n टाइम्स 2h कवर किया है. राइट. सो दिस इज वन इक्वेशन दैट यू गेट फ्रॉम हेयर. क्लियरली ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. आई थिंक 2 से 2 कैंसिल हुआ, 10 बचा यहाँ पे. सो n इंटू एच इज कमिंग आउट टू बी 10. नंबर ऑफ कोलिजन्स इंटू द हाइट ऑफ फॉल, दिस इज कमिंग आउट टू बी
हाउ मच वैल्यू आ रही है 10। अब एक बार नीचे जाने में जो टाइम ऑफ डिसेंट होता है दैट इज रूट ऑफ 2h/g, और इतना ही टाइम ऑफ असेंट होगा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन हुआ तो जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगी ग्राउंड को बॉल उसी वेलोसिटी से ऊपर उठ जाएगी। रिमेंबर द कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक रिबाउंस है। तो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट इसका फॉर्मूला सीधे सीधे हमें यूज करना आना चाहिए, दैट इज रूट 2h/g। ये कितनी बार हुआ, ये भी n टाइम्स हुआ। तो ऑल्सो वी नो द टोटल टाइम विच इज गिवन टू अस एज 8 seconds, this will be equal to n times root of 2h/g, एंड दिस ऑल्सो इसका ट्वाइस, क्योंकि जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है वो असेंट और डिसेंट की मिला के आएगी। तो एक बार जो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट को मिला के जर्नी बनती है दैट इज 2 times रूट ऑफ 2h/g। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ रही है। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम हमसे पूछा गया है हाउ मेनी इक्वेशन, तो h निकालते हैं पहले, दूसरे वाले में फिल कर लेते हैं। h इज 10/n। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट, अब ये 8 से 2 नीचे कैंसिल कर देते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 4 इज इक्वल टू n इंटू रूट ऑफ 2। h वैल्यू इज 10/n, तो 2 इंटू 10 दिस इज n, और एक साथ में g, और g की वैल्यू भी हमें 10 ही है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। एंड ऑफ कोर्स ये n आप अंडर रूट में ले जा सकते हैं, सो यू, और इस अंडर रूट को लेफ्ट पे ले जा सकते हैं। इवेंचुअली यू विल हैव दिस एज 16 इज इक्वल टू n, अंदर जाएगा, अंदर जाके n स्क्वायर हो जाएगा। सो आई थिंक यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लाइक दिस, दिस इज रूट ऑफ 2 n स्क्वायर बाई n। एक n जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, राइट, 10 से 10 हमने पहले कैंसिल कर दिया था। सो आई थिंक ये अंडर रूट हटाएं अगर हम, यू गेट 16 is equal to 2n. So obviously from here you get the value of n as 16/2, that is 8। 8 रिबाउंसेस होते हैं। एंड आई थिंक हाइट भी आप फाइंड कर सकते हो। अब दिस इज 10/n, 10/8, दैट इज 5/4 मीटर्स। ये तो इतनी हाइट जो है यहाँ से आपके रिबाउंसेस हो रहे हैं, और इलास्टिक रिबाउंसेस। Alright friends, this question में given है, class went from a school for picnic. During the return journey, due to rain, driver reduced bus speed to average 60 km/h instead of scheduled 70 km/h. After rain stopped, the driver drove at 70 km/h and covered the remaining 40 kilometers exactly in scheduled time. How long did it rain? Okay, अगर आप क्वेश्चन को फॉलो करें, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, लेट्स से दिस इज द स्कूल, और स्कूल से दिस इज द पिकनिक पॉइंट। स्कूल से पिकनिक पॉइंट की जो दूरी है अगर आप उसे एस मान लें, तो और टोटल जो शेड्यूल्ड टाइम है, लेट्स से जो शेड्यूल्ड टाइम है दैट इज से कैपिटल टी, और जो रेन टाइम है लेट्स से दैट इज टी आर, ये रेनिंग का टाइम है। सो जो टोटल टाइम था वो कैपिटल टी था, और जो शेड्यूल्ड स्पीड है वो है 70 km/h। जो टोटल डिस्टेंस होता जो कवर होता फ्रॉम स्कूल टू पिकनिक एस, दिस कुड बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 70 km/h मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल टी। ये टोटल जो है डिस्टेंस होता। वापस आते वक्त जो बस का ड्राइवर था उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो रेन की प्रेजेंस में कवर किया है। तो लेट्स से ये डिस्टेंस जो था S1, ये रेन की प्रेजेंस में कवर किया गया है, बट ये कितनी स्पीड से कवर किया है, तो एवरेज स्पीड 60 रखनी पड़ी, राइट, 60 km/h, एंड दिस इज फॉर TR। और इसके बाद का जो डिस्टेंस था S2, वो ड्राइवर ने कवर किया विद 75 km/h। बट कितने समय के लिए, देखिए उसे टोटल समय यहाँ तक आने में टी ही लगा, यानी ये बचा हुआ समय जो होगा ना सेकंड जर्नी का, दैट विल बी टी माइनस टी आर। तो वापसी जर्नी के लिए ये समय था टी माइनस टी आर, शेड्यूल्ड टाइम में ही वो वापस पहुंच गया। एंड ऑल्सो वी आर गिवन कि ये जो S2 डिस्टेंस है दिस इज 40 किलोमीटर्स, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। रिमेंबर वी आर कंसिडरिंग बोथ द शेड्यूल्ड टाइम एंड द रेन टाइम इन आवर्स, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और हमने स्पीड इन टाइम फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दिया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस क्या आ रही हैं, एक इक्वेशन तो हमें सीधी सीधे दिख रही है S1 प्लस S2
should have been equal to s, right? Total distance s होता, तो s1 is how much? S1 is 60 tr and S2 we know it is 40 and S is 70 t। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ रही है टी और टी आर के बीच में, दैट इज 70, जीरो हटा दें अगर, माइनस 6 tr, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। दिस इज वन इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग। अब एक और इक्वेशन जो सीधे सीधे हमें S2 की ही दिख रही है, दैट इज 40, ऑल्सो टी और टी आर से ही हमें दिख रही है, दैट इज टी 75 इंटू टी माइनस टी आर, जो S2 वैल्यू थी, दिस वॉज इक्वल टू 40, दिस इज गिवन टू अस। आप इस इक्वेशन से भी 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, सो यू विल हैव 15t minus 15tr, this value will be equal to 8, so this is the second equation that you get। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड द सेकंड इक्वेशन। साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देते हैं। फाइंड आउट टी आर, हमसे टी आर पूछा गया है, लेट अस एलिमिनेट टी। तो एलिमिनेट टी करने के लिए इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड देन वील प्लेस अ माइनस साइन हेयर, प्लस हेयर एंड अ माइनस हेयर। इसे सॉल्व करके देखते हैं। 7 इंटू ये तो कैंसिल ही होगा ना, 7 इंटू 15 इज 105, ये भी 105, टी से कैपिटल टी कैंसिल, दूसरे वाले में आया 15 6 आर 90, सो यू गेट माइनस 90 एंड देन 15 7 आर 105, पर ये प्लस में आएगा, सो प्लस 105 this into PR। Then on the other side you have 15 4s are 60 minus 7 8s are 56। इस इक्वेशन से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है 15tr एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है 4, तो रीअरेंज करिए तो यहाँ से आपके पास टी आर की वैल्यू आ रही है 4/15 आवर्स। तो इसे मिनट्स में अगर कन्वर्ट करें तो दिस इज 4/15 इंटू एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 15 4s are 60, so eventually you get 4 into 4, 16 minutes। So the time for which it has rained is 16 minutes। Also scheduled time भी आप फाइंड कर सकते हो, कैसे? किसी इक्वेशन को पकड़ लीजिए, लेट्स से अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ता हूँ तो कैपिटल टी माइनस टी आर, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8/50, राइट? सो यहाँ से आपके पास कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी 8/15 प्लस टी आर, मीन्स 8/15 प्लस the other one was 4/15 है, टी आर की वैल्यू 4/15 थी, ये आर ध्यान में रखिएगा, ऐड करके हो गया 12/15। तो अगर हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15, तो 4/5 आर आ रहा है ये आपके पास, और इसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 4/5 इंटू 60 मिनट्स, द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 15, और ये हो गया 12, 12 और 4 हो गए 48, 48 मिनट्स इज द शेड्यूल्ड टाइम जिसमें कि उन्होंने जर्नी कंप्लीट करनी थी। अब वो चाहें तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं 70 इंटू 48, मतलब ये 4/5 को 70 से मल्टीप्लाई करा के एस पूछना चाहें कि टोटल डिस्टेंस पिकनिक स्पॉट का कितना है, दैट इज 70 मल्टीप्लाइड बाई टी। पर ये ध्यान में रखिएगा अब टी आपको आवर्स में फिल करना है, सो 70 इंटू कैपिटल टी वॉज 4/5, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, अब 5 से आप 70 को काटिए, दिस विल कम आउट टू बी टोटल 5 1 and then 204, right? So this is 14 into 4 56, तो आंसर हमारे पास आता है 56 kilometers, right? So this is the distance between the picnic spot and the school। However हमसे सिर्फ पूछा गया था how long did it rain, so it rained for 16 minutes, that is the answer which was asked। Alright friends, this question is given है, at a particular instant, a particle moving with constant velocity is approaching a fixed point with a velocity u is equal to 3 meters per second, and after a time interval delta t is equal to 6 seconds, the particle passes the closest to
to the fixed point with a velocity of 5 meter per second. Find the closest distance in meters between the fixed point and the particle. ओके तो पहली वेलोसिटी कौन सी है? अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था इज अप्रोचिंग, ओके ये वेलोसिटी नहीं है, अप्रोच वेलोसिटी है, फाइन। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से मेंशन है, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ये किसी वेलोसिटी v इज इक्वल टू विच इज गिवन टू अस इज 5 मीटर पर सेकंड इससे चल रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है। तो जब ये क्लोजेस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड है, और ये ऐसे जा रहा है। एंड लेट्स से द फिक्स्ड पॉइंट इज समवेयर हियर, दिस इज द पॉइंट बी, ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसका कुछ डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस है, राइट। तो जब ये बिल्कुल इसको क्लोजेस्ट यहाँ से क्रॉस करेगा तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए क्लोजेस्ट क्रॉस करते वक्त। दिस वेलोसिटी इज गिवन टू अस 5 मीटर्स पर सेकंड, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाली वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। ये 3 मीटर पर सेकंड वाली u क्या थी? u वाज एक्चुअली जब इस पॉइंट से ये आप ज्वाइन करोगे अप्रोच वेलोसिटी, माने इस लाइन के अलोंग इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा दैट वाज योर दिस कंपोनेंट, पेंडिकुलर फेंकने पे दिस कंपोनेंट, दिस वाज u, दिस वाज 3 मीटर पर सेकंड। अब आप ये वाला एंगल जो है इसको आप थीटा मार्क कर लें, तो क्लियरली वी सी हियर दैट v साइन थीटा दिस वैल्यू इज u, राइट। सो यहाँ से आपके पास कोसाइन थीटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है u बाई, विच ऑफ कोर्स हमें u और v की वैल्यू सीधे दी हुई है तो हम सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं। ओके एनी हाउ कोसाइन थीटा पता लग गया। अब y जो है वो हम कैसे फाइंड करें? ये वाला पॉइंट अगर मान लीजिए a है, क्लोजेस्ट पॉइंट b है, a से b तक आते वक्त जो टाइम इंटरवल है डेल्टा t दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस, दिस इज 6 सेकेंड्स। सो ये ab डिस्टेंस इज नोन टू अस, ab is known to us, this is v into delta t। so from the figure we see कि जो y की वैल्यू है y will be इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप फॉलो करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में y is perpendicular, ab is base and ab is v delta t, so y can be written as ab, that is v delta t into tangent of theta। so अब cosine theta हमें known है u by v से, तो आई थिंक u वैल्यू इज 3, दिस इज 5, ये स्टैंडर्ड एंगल आ गया, यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू पता लग गया आपको, कोसाइन इनवर्स 3/5, राइट, एंड दिस वैल्यू इज 53 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं, नाउ v वाज 5, डेल्टा t वाज 6, सो दिस इज 30, टेंजेंट 53 विल बी हाउ मच वैल्यू, टेंजेंट एक बार लिख देते हैं 53, सो दिस इज 30, तो टेंजेंट 53 इज 4/3, ये वैल्यू आपके पास इवेंचुअली आ रही है 40 मीटर्स, राइट। और इसे सिंबल्स में भी एक बार ड्राइव कर देते हैं, कैसे? अगर मैं टेंजेंट थीटा की वैल्यू फिल कर दूं तो y वाज p डेल्टा t इंटू टेंजेंट थीटा वुड बी साइन बाय कोसाइन, राइट, एंड साइन थीटा वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, पहले लिख देता हूँ, दिस इज साइन बाय कोसाइन, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, that is 1 minus u square by v square, this value, and this total divided by नीचे वैल्यू हो जाएगी साइन की, that is u by v। अगर आप LCM ले लें so this value will be I think v in delta t, and यहाँ पे ये अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v बाहर आएगा, नीचे वाला भी v बाहर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सो यू गेट v बाई यू इंटू डेल्टा टी इंटू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वी ना अंडर रूट से बाहर आएगा, ये वाले वी को कैंसिल कर देगा, यहाँ जो यू बचा उसे आप यहाँ पे रख लीजिए, ये आपके पास जनरल रिजल्ट आ रहा है, इन जनरल कैन गेट दिस एज वेल। अगर वैल्यूज ना दे रखे होंगी, सिंबल्स दे रखे होंगे, दिस इज द रिजल्ट दैट यू शुड फॉलो। करके चेक करके देखते हैं, आंसर आता है v was given to us as 5, this was given to us as 3, right, and delta t was 6, अंडर रूट ऑफ यू हैड 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, ये 3 से 6 कटा 2, सो 5 इंटू 2 इज 10 इंटू दिस ऑफ कोर्स 25 माइनस 9 is 16 का अंडर रूट,
4, so you're getting this as 40 meters, right? So this is the answer. All right, friends, this question is given: two cars A and B, they're running in the same direction with constant speeds V and VB on a straight road. Another car C is running with constant speed VC is equal to 30 meters per second on another straight road. If the car C is always equidistant from cars A and B, find the modular of velocity of the car C relative to car A and the car B. तो क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से मेंशन्ड है, लेट्स से दिस इज द स्ट्रेट रोड और इस स्ट्रेट रोड पे देयर आर दीज टू कार्स, ए मूविंग एट speed 25 meters per second, and there is another car B which is moving at speed 27 meters per second. और इन दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं पे एक और रास्ते पे देयर इज अ सेपरेट पाथ, वहां पे देयर इज दिस कार सी, एंड दिस कार सी इट इज मूविंग with a velocity such that, let's say this velocity is vc और इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, स्पीड गिवन है 30 मीटर्स पर सेकेंड, इज मूविंग इन सच अ वे ये हमेशा ए और बी से इक्वी डिस्टेंट रहती है, यानी कि दीज डिस्टेंसेस, इफ आई मार्क देम हियर, दीज डिस्टेंसेस they are always equal. AC and AB are always equal. From the geometry of the figure itself we understand, अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ऑन दिस लाइन फेंक दूँ, this is common, so these two angles will be equal angles opposite equal sides, right? So we clearly see that this distance, if this point is say D, AD और BD भी बराबर होने चाहिए. So from the figure itself we understand that AC is equal to BC, and therefore we can also say AD is equal to DB. यानी पॉइंट सी इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन विच इज ज्वाइनिंग ए एंड बी. मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉइंट सी जो है, मतलब जो बॉडी सी है, कार सी है, दैट इज लाइंग ऑन द लाइन विच इज ज्वाइनिंग lying on the perpendicular bisector of the line which is joining A and B. तो आप एक काम करें, इस बॉडी C का जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स क्रिएट कर लें, एक एक्स एक्सिस पे जिससे वी सी एक्स, एक वाई एक्सिस पे दिस इज से वी सी वाई, एंड वी अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द फिगर अगर इसे हॉरिजॉन्टली हमेशा इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहना है, so therefore velocity of C with respect to A along the x-axis, this should remain equal to velocity of B with respect to C along the x-axis. ये कंडीशन होनी चाहिए for C to remain equidistant from A and B. अगर हम चाहते हैं C जो है वो A और B से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहे, तो C it lies on the perpendicular bisector of AB, right? So therefore we can simply say कि ये जो डिस्टेंस है वी सी ए, मतलब जो वेलोसिटी है वी सी ए एक्स, ये वी बी सी एक्स के बराबर होनी चाहिए. आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, देखिए थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगी ना तो बी भी आगे बढ़ेगा, ए भी आगे बढ़ेगा. ये डिस्टेंस जो है ए डी और बी सी, ये ए डी और डी बी, ये दोनों हमेशा बराबर रहने चाहिए. इसका मतलब है डी वाला पॉइंट भी तो ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए ना, राइट? ये इतना ही आगे बढ़े कि जितना ये आगे बढ़ा है. अब ये आगे बढ़ेगा किस वेलोसिटी से, दिस इज वी सी ए एक्स, तो ये वाला पॉइंट भी तो सी के विद रिस्पेक्ट उतना ही आगे बढ़ना चाहिए, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट सी विद रिस्पेक्ट टू ए अलोंग एक्स एक्सिस करेगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी with respect to A along x-axis, this should be equal to the displacement of B with respect to C along the x-axis, right? So ये कंडीशन हुई. यहाँ से हम ये कह सकते हैं अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ C with respect to A along the x-axis will be
this value, this velocity multiplied by t, and this should be equal to this velocity multiplied by t. तो t से t कट जाएगा. So from here we clearly see that vcax becomes equal to vbcx. जितना सी ए के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ा उतना ही बी सी के विद रिस्पेक्ट एक्स एक्सिस पे आगे बढ़े, तो फिर सी जो है वो हमेशा ए और बी के मिड पॉइंट पे ही, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर ही लाया करेगा, ए और बी से इक्विडिस्टेंट रहेगा. दिस इज द कंडीशन. सो अब ये तो हम सीधे सीधे वेलोसिटी जो है लिख सकते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी कैसे? वी सी ए एक्स विल बी वी सी एक्स माइनस वी ए, एंड दूसरी तरफ वी बी सी एक्स विल बी वी बी माइनस वी सी एक्स. तो यहाँ से अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, आई थिंक यू आर गेटिंग टू वी सी एक्स. सीधे लिख देता हूँ, वी सी एक्स विल बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी. ये राइट पे चला जाएगा, ऐड हो जाएगा. ये लेफ्ट पे जाके ट्वाइस वी सी एक्स हो गया, और फिर टू डिनोमिनेटर में चला गया. तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25 प्लस 27 बाई 2. दैट मीन्स दिस इज 26 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने सॉल्व कर लिया. दिस कम्स आउट टू बी 26 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव गॉट. ओके. अब क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो नेट वेलोसिटी है वी सी, दिस शुड बी इक्वल टू, ये वी सी एक्स वेक्टर प्लस वी सी वाई वेक्टर से आएगी. तो वी कैन सिंपली पुट इट दिस वे, दिस इज वी सी एक्स स्क्वायर प्लस वी सी वाई स्क्वायर. सो सिंस दिस कंडीशन एग्जिस्ट, मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो हम इसी तरह से निकालते हैं, वी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट दिस वैल्यू. इस फॉर्मूले से अगर आप रीअरेंज करें तो आई थिंक आप वी सी वाई भी निकाल सकते हैं. दिस विल बी वी सी स्क्वायर माइनस वी सी एक्स स्क्वायर अंडर द रूट. वो एक कॉम्पोनेंट आपको पता है तो दूसरा कॉम्पोनेंट निकल आएगा. दिस विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट निकल आएगा. दिस विल बी वी सी स्क्वायर था 30, 30 का स्क्वायर 900 minus then you have 26 का square and it's under root. Let's solve this. This is coming out to be 900 minus this is 676. It's under root, so this is under root of 224, right? So this eventually will come out to be, आप solve कर लीजिएगा, will come out to be 14.96 meters per second, जिसे हम approximately 15 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, राइट. सो ये वाई कॉम्पोनेंट आ गया. हमसे पूछा गया फाइंड द मॉडुलस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कार सी रिलेटिव टू कार ए एंड कार बी. ओके. तो जो पूछा गया है वो पूछा गया है वी सी वाई, रेदर वी सी ए, राइट, वेक्टोरिकली. दिस विल बी वी सी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर. तो ये आपके पास किसके बराबर आएगा? दिस विल बी इक्वल टू इवेंचुअली, अगर आप ध्यान से देखें, वी सी जो है दिस इज वी सी एक्स माइनस रेदर वी सी एक्स वेक्टर प्लस वी सी वाई वेक्टर, राइट. और इसमें से आप ये वेक्टर माइनस कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू इवेंचुअली कम्स आउट टू बी इक्वल टू, आई थिंक ये आपके पास आया वी सी वाई वेक्टर मैं अलग कर लेता हूँ. दिस इज इक्वल टू वी सी एक्स रेदर प्लस वी सी एक्स वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर. इसको ना मैं एक साथ लिख रहा हूँ बिकॉज बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो वी सी वाई वेक्टर जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी रूट 224. दिस लेट्स से जो वाई डायरेक्शन है दिस इज माइनस जे कैप हेयर जो हमने चूज करी है उसके हिसाब से, एंड प्लस वी सी एक्स वॉज हाउ मच? दिस वॉज 26. 26 माइनस 25 इज 1. तो दिस इज आई कैप. ये आपके पास एक वैल्यू आ रही है इन मीटर पर सेकेंड. जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, आई थिंक पी सी ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 224 रूट ऑफ 224 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन इट्स कंप्लीट अंडर रूट. आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी 225 अंडर रूट, right, which is 15
दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आई वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका मैग्नीट्यूड। अब सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस विल कम आउट टू बी वेलोसिटी ऑफ सी वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। जब आप ये लिखेंगे दिस विल बी, इसको पूरे को फॉलो करें, व्हाट आर दी चेंजेस दैट वी सी। एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर नीचे। अब देखें यहाँ पे वी ए वेक्टर की जगह पे यू विल राइट ऑन वी बी वेक्टर, रीअरेंज करेंगे, अगेन दिस विल बी वी सी माइनस वी बी वेक्टर। अब वी सी ए वेक्टर तो वही हुआ, ये मेरे ख्याल से चेंज हो गया आपके पास। वी सी एक्स जो है दैट इज 26 एंड वी बी इज 27, तो ये माइनस आई कैप आया आपके पास, राइट। तो जब आप मैग्नीट्यूड चेक करेंगे वी सी बी वेक्टर का, आई थिंक ये भी आपके पास सेम ही आ रहा है। दिस इज अंडर रूट ऑफ 224 स्क्वायर, rather अंडर रूट ऑफ 224 इसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, दिस इज रूट 225, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो चाहे ए के रिस्पेक्ट देखें चाहे बी के रिस्पेक्ट देखें, वेलोसिटी ऑफ कार सी रिलेटिव टू ए एंड बी, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास सेम आ रहा है। ऑफ कोर्स वेक्टोरिकली ये वैल्यूज अलग अलग आपके पास आ रही है, बट द मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी 15 मीटर्स पर सेकेंड। Alright friends, this question में given है a bead moves along a straight horizontal wire of length L starting from the left end of the wire with a velocity v naught. Its retardation is proportional to the distance from the right end of the wire. Find the initial retardation in meter per second square at the left end of the wire if the bead reaches the right end of the wire with velocity v by 2. तो देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से मेंशन्ड है, से इफ दिस इज द वायर एंड यहाँ से बीड शुरू करती है, इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज वी नॉट विच इज़ गिवन टू अस एज 5 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ये जब मूव करना शुरू करती है तो लेट्स से एट एनी इंस्टेंट इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है एक्स। तो टोटल मतलब ये शुरुआत करती है एक्स इज इक्वल टू जीरो से, और ये लेंथ जो है वो एक्स इज इक्वल टू एल है, तो ये बची हुई लेंथ जो है दिस विल बी एल माइनस एक्स। तो इसके ऊपर जो रिटार्डेशन लग रही है ए, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ऑफ द बीड फ्रॉम द राइट एंड, तो दैट इज एल माइनस एक्स, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर। और ये धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाती है, और जब ये यहाँ पे पहुँचती है बीड एक्स इज इक्वल टू एल पे, इसके पास जो वेलोसिटी है वो शुरुआती वेलोसिटी से आधी हो जाती है। दिस इज 5/2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब हमें ये पूछा गया है कि इनिशियली यहाँ पे इस बॉडी की एक्सेलरेशन ए नॉट कितनी होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो होगी, सो ये वैल्यू हो जाएगी के इंटू एल। एल इज गिवन टू अस 1 मीटर्स, हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड करना पड़ेगा। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन जब ये ऑपोजिट वेलोसिटी लगती है, हम इसे रिटार्डेशन कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है माइनस ऑफ वी डी वी बाई डी एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमने माइनस साइन प्लेस किया। दिस इज गिवन टू अस एज के इंटू एल माइनस एक्स। फॉर्मूले को अगर आप रीअरेंज करें तो आई थिंक यू गेट वी डी वी इज इक्वल टू के एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दें, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इज से वी नॉट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो है लेट्स से वी। इनफैक्ट वैल्यूज फिल कर देते हैं, वी की वैल्यू दे रखी थी 5, ये वैल्यू है 5/2, एंड इनफैक्ट एल इज ऑल्सो गिवन टू अस एज 1, सो लेट्स फिल दिस एज 1 माइनस एक्स। तो इसको भी हम यहाँ चेंज कर देते हैं, दिस इज से 1 माइनस एक्स, साथ में आया डी एक्स, एंड दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू 1, राइट। जब आप इस, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी प्लेस्ड है, तो अब आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा पी डी वी का इंटीग्रेशन इज वी स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट्स फिल करेंगे 5 से 5/2, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड। राइट हैंड साइड पे ए बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी एक्स एक्स, डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, सो आपके पास ये आ रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड इसमें लिमिट जो हैं वो हैं 0 से 1। जब आप इसे सॉल्व करते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ जाती है, माइनस साइन है बाहर तो ये लिमिट्स उल्टे हो जाएंगे। इनफैक्ट
ये आ जाएगा 25/4 -25। सो और हाफ बाहर लिख लेते हैं। अगर मैं हाफ को बाहर लिख लूँ, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 25 माइनस 25/4। मैंने माइनस साइन अंदर एकोमोडेट कर लिया है। राइट हैंड साइड पे दिस इज के, लिमिट्स फिल करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 1 माइनस हाफ ही होगा। लोअर लिमिट तो जीरो ही है, तो अपर लिमिट है 1, तो 1 माइनस 1/2 हाफ हो गया। लोअर लिमिट जीरो, तो दोनों फैक्टर गए, सो यू इवेंचुअली एंड अप गेटिंग दिस एज हाफ ओनली, सो k/2 आया। तो यहाँ से आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 25 माइनस 25/4 इज 100 माइनस 25 75/4। k की वैल्यू आपके पास आ रही है 75/4। तो देयरफॉर इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट जो है, दिस वैल्यू वाज k इंटू एल, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 75/4 इंटू एल वॉज 1, सो यू गेट दिस एज 75/4 मीटर per second square. This is your answer. Alright friends, this question में given है a rod AB is moving on a fixed circle of radius r is equal to 5 meters with constant velocity v is equal to 4 meters per second as shown in the figure. P is the point of intersection of the rod and the circle at an instant. The rod is at a distance x is equal to 3r/5 from the center of the circle. तो ये सर्कल है और ये रॉड है, और ये रॉड मूव कर रही है वेलोसिटी v से, जो कि कांस्टेंट है, और एट एनी इंस्टेंट ये रॉड जो है ये इस डायमीटर से पैरेलल 3r/5 के डिस्टेंस पे है, जहाँ पे r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। The velocity of the rod is perpendicular to the length and rod is always parallel to the diameter. Find the speed of the point of intersection P in meters per second. Okay. क्वेश्चन में हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रॉड एंड सर्कल दिया है, लेट्स से दिस इज द डायग्राम, ये जो पॉइंट गिवन है इसकी वेलोसिटी पूछी गई है। थोड़ा सा आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भी एज दिस रॉड इज मूविंग, ये जो पॉइंट पी है ये कैसे बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में ये सर्कल में जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे रॉड मूव कर रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, तो इस यहाँ पे आते आते ये जो पॉइंट पी था वो इस सर्कल के लॉन्ग ऐसे मूव करता हुआ ऐसे यहाँ तक आया है, राइट। सो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, सिंस द पॉइंट इज मूविंग इन द सर्कल, ये अपने सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होनी चाहिए, राइट। सो दिस मीन्स दिस पार्टिकल विल हैव दिस वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द सर्कल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट को ओ को पी से ज्वाइन कर देंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा ये डिस्टेंस जो है दिस इज आर, द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी डिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो यू कैन मार्क दिस एंगल थीटा, एंड आई थिंक कोसाइन थीटा क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ वी गेट टू नो, ये वैल्यू आपके पास आ रही है बेस दैट इज 3r/5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज r, यानी आ रही है 3/5। सो इसके करस्पॉन्डिंग आपको थीटा पता लग गया, थीटा इज कोसाइन इनवर्स 3/5 विच ऑफ कोर्स इज 53 डिग्रीज। ओके, अब ये क्यों काम आएगी हमारे, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो हमारे पास वीपी थी, हमने ये वेलोसिटी ऑफ पी मार्क करी थी, इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा दिस वन, एंड एक वाई कंपोनेंट आएगा लाइक दिस, राइट। तो जो वी पी एक्स है वो ऑब्वियसली वी के बराबर होना चाहिए, दिस इज द पॉइंट ऑन द रॉड इटसेल्फ, पॉइंट बी इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ रॉड एंड द सो कॉल्ड सर्कल, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है वी पी वाई, वी आर नॉट कंसर्न विद वी पी वाई हेयर, वी आर कंसर्न विद वी पी एक्स। वी पी एक्स जो वो वी के बराबर है, और मेरे ख्याल से डायग्राम में देखें अगर दिस एंगल इज थीटा, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, दिस बीइंग 90, ये एंगल आपके पास थीटा आ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, एंगल थीटा ये कैसे मार्क किया हमने, तो अगर ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट आपके पास वी पी एक्स जो है, दिस विल बी द स्पीड ऑफ वी पी into sin theta, ये वैल्यू आएगी, एंड दिस वैल्यू इज क्लियरली इक्वल टू v, एंड सिंस थीटा इज 53 डिग्रीज, तो आप यहाँ से कह सकते हैं दिस इज वी पी साइन 53, दिस इज इक्वल टू v, राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हैं वी पी इंटू साइन 53 इज 4/5, दिस इज इक्वल टू v। तो यहाँ से आपके पास वी पी की वैल्यू आ जाएगी 5/4 इंटू वी, और अगर आप v देखें ध्यान से, v की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 से 4 कटा,
Therefore, we are getting the value Vp as 5 meter per second. So जो point of intersection है of the rod and the circle, that's moving with 5 meters per second. Alright friends, this question में given है a fly crawls with constant speed v along the radial spoke of a wheel rotating with constant speed omega. Initially the fly starts from the center of the wheel along the x-axis. Then actual velocity of the fly in fixed frame, इसकी दो values हैं. Position of the fly at any instant, इसके दो values given हैं. एक बार डायग्राम जो है उसको एनालाइज करते हैं. हमें एक रोटेटिंग व्हील गिवन है लाइक दिस, एंड इस रोटेटिंग व्हील में this here is the x-axis, this here is the y-axis given to us, center में this is the origin, then ये एक रैंडम स्पोक है जिस पे फ्लाई जो है वो चलते चलते यहाँ तक आ गई है. ठीक है, यहाँ से सेंटर से चलते, एंड दिस स्पोक इज रोटेटिंग. तो मतलब जैसे जैसे स्पोक रोटेट कर रहा है फ्लाई भी दूर जा रही है. तो ये सेंटर से कुछ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस आर पर है जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है. एंड वी नो कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. सो सिंस v इज इक्वल टू द रेट एट विच आर इज चेंजिंग. ठीक है, रेडियली ये v जो है वो डी आर बाई डी टी के बराबर होगी, और ये वैल्यू हमें कांस्टेंट गिवन है. तो देयर फोर यहाँ से आप रीअरेंज करें तो डी आर कैन बी रिटन एज डी इंटू डी टी, राइट. एंड फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें. हमें ये भी गिवन है, टी कांस्टेंट था, इसको बाहर रख लेते हैं. और टी ज़ीरो पे शुरुआत में आर ज़ीरो था, सेंटर से शुरू हो रहा है. इसी टाइम टी पे आर की वैल्यू आर है, तो यहाँ से आपके पास आर सिंपली वी इंटू टी के बराबर आ जाएगा, राइट. और हमें ये भी पता है कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन हो रही है, सिंस द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट. ठीक है, तो देयर फोर किसी टाइम टी पे ये वैल्यू थीटा बाई टी के बराबर होगी, राइट. सो फ्रॉम हेयर वी सी कि जो इंस्टेंट टी है दैट कैन बी रिटन एज थीटा बाई ओमेगा. तो आप सीधे सीधे ये टाइम का इंस्टेंट उठा के ऊपर फिल कर दें. आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी इंटू थीटा बाई ओमेगा. एंड जो आर वेक्टर होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब आप उसे लिखेंगे दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू द यूनिट वेक्टर along r. ठीक है, तो दिस इज गिवन टू अस एज ई आर कैप. सो दिस विल बी ई आर कैप. तो अगर आप वैल्यू फिल करेंगे तो दिस विल बी वी थीटा बाई ओमेगा इंटू ई आर कैप, एंड दिस इज गिवन टू अस इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी हियर इज करेक्ट. ऑप्शन डी गलत हो गया इसका मतलब, राइट. सो इट इज वी थीटा बाई ओमेगा ई आर कैप. ऑल्सो हमें वेलोसिटी पूछी गई है. सो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा आपके पास रेडियल कंपोनेंट और एक आपके पास होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, राइट. तो जो रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज सिंपली द रेट एट विच आर इज चेंजिंग, दैट इज डी आर बाई डी टी इंटू ई आर कैप प्लस जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट विल कम आउट टू बी सिंपली आर इंटू ओमेगा, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी. दिस इंटू दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ई इंटू थीटा कैप, जहाँ पे ये जो है ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट. दिस इज द यूनिट वेक्टर. सो अगर आप इसमें वैल्यूज फिल करेंगे डी आर बाई डी टी विल बी वी इट सेल्फ. सो यू गेट वी इंटू ई आर कैप plus then the other factor is r omega into e theta cap. अब इसका मतलब ये आपका ए ऑप्शन भी सही है जो हमें गिवन है. स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था ये तो. पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने सिंपली वेलोसिटी लिखना था. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिख रही है, आर की वैल्यू ना वी थीटा के बराबर गिवन है. सो जो स्पीड वी है दैट वाज डी आर बाई डी टी, एंड वी आर गिवन कि हमारे पास कंडीशन है कि आर वी थीटा के बराबर है. अगर आर वी थीटा के बराबर है सो वी कैन राइट डाउन डी बाई डी टी ऑफ v इंटू थीटा. अगर ये कंडीशन दे रखी है, सम हाउ दिस कंडीशन इज एग्जिस्टिंग, इफ दिस कंडीशन इज एग्जिस्टिंग, तो v बीइंग कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी. डी थीटा बाई डी टी आपके पास आएगा ओमेगा, v से v दोनों तरफ कटेगा तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू तो आ जाएगी 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट
फ्रॉम दी फॉर्मूला जो हमें ये देखा है ना, आर इज इक्वल टू वी थीटा सम हाउ। ठीक है, तो वी जो है वो हम इसे ये तो प्रूव नहीं कर पाए कि दिस इज अंडर रूट वी थीटा एंड ओमेगा। ऑफ कोर्स, तो बी ऑप्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट। वी ओनली केम टू नो दैट ओमेगा वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1, राइट? यस बच्चा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए and option C. These are the correct answers. Alright friends, this question may given है two rocks launched simultaneously from A and B located 10 root 2 meters on ground with equal speeds but at different angles land at the launch point of each other. Okay, if one is launched at 37 with respect to horizontal, what is the minimum distance between the rocks during the flight? So अगर आप question की language को follow करें, we are given that ranges of both, मतलब एक दूसरे के लॉन्च पॉइंट्स पे वो चले जाते हैं ए एंड बी, तो रेंज ऑफ ए एंड रेंज ऑफ बी दैट इज सेम, एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी दैट इज आल्सो इक्वल, ये भी हमें इक्वल दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ए के लिए वो 37 डिग्री है, तो देयर फॉर बी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा विल बी 90 माइनस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए। इक्वल रेंजेस के लिए द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस जो है उनका सम जो होता है वो 90 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस क्लियरली कम्स आउट टू बी 90 माइनस 37, दैट इज 53 डिग्रीज। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एट ऑल पॉइंट्स, या ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो जी माइनस जी। देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी जी। तो जी माइनस जी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट? इसका मतलब इनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, राइट? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स से दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और ए से हमने बॉडी को लॉन्च किया है एट एन एंगल 37 लाइक दिस एंगल इज 37, वेलोसिटी से u, और यहाँ से हमने लॉन्च किया है एट सेम वेलोसिटी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखना है u, बट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53 डिग्री। एक तो काम ये करिए कि आप इनके वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स क्रिएट कर दीजिए। इधर कंपोनेंट आ जाएगा u कोसाइन 37, u कोसाइन 37 मींस दिस इज 4u बाय 5, और इधर वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो आएगा दिस इज u साइन 37, दैट इज 3u बाय 5। एक तो ये हो गया। फिर इधर भी आप रिजॉल्व करें इन वेक्टर्स को। अगर आप इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, सो आई थिंक हियर यू आर गेटिंग दिस एज उल्टे हो जाएंगे ये, मीन्स दिस विल बी 4u बाय 5 एंड दिस विल बी 3u बाय 5। अब ध्यान रखिएगा कि क्योंकि हमने बोल दिया था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड ए जीरो है, तो इसका मतलब दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज बी बी माइनस वी ए, ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर रहेगी। यानी ये यू बी वेक्टर माइनस यू ए वेक्टर के बराबर रहेगी, राइट? आप चाहे इस तरह से सोच लें, चाहे ए विद रिस्पेक्ट टू बी सोचें, ये बात एक ही है, सेम ही है। अब अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, सो दैट मीन्स मुझे ए को रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा। ए को रेस्ट पे लेके आने का मतलब ये होगा कि मुझे ए की वेलोसिटी जीरो करनी है। तो आप अगर इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए देखो, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। हमें ए रेस्ट पे लेकर आना है। ए को रेस्ट पे कैसे लेकर आएंगे? ए को रेस्ट पे लाने के लिए वी विल हैव टू नेगेट, मतलब ए की वेलोसिटी जीरो करनी है आपको, राइट?
ए की वेलोसिटी जीरो करने का मतलब है कि एक तो कंपोनेंट ये वाला रिवर्स कर दीजिए और ये वाला रिवर्स कर दीजिए, तो ए की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। So this will be minus 3u by 5. Downwards, this will be minus 4u by 5. राइट, फैक्ट मैं माइनस हटा देता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यू गेट इट। अब यही चीज आपको सुपर इम्पोज करनी पड़ेगी हेयर, जो आप ए के रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हो वो आपको यहाँ पे भी सुपर इम्पोज करनी पड़ेगी, राइट। व्हेन यू सुपर इम्पोज इट हेयर, व्हाट डू यू सी? यू विल सी कि आपके पास जो बी है उसके पास जो नेट वेलोसिटी है, अगर मैं इसको फिर से बनाऊं, दिस इज से ए, दिस इज बी। अब ए जो है वो रेस्ट पर है, ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब ये बी को ऑब्जर्व करेगा तो बी की एक वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ दिखेगी, 4u/5 माइनस 3u/5। ऊपर की तरफ से वो नेट वेलोसिटी उसको दिखेगी। आई थिंक वी कैन राइट डाउन दैट एज u/5, राइट। इस तरफ एक वेलोसिटी आपको दिखेगी u ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आ रही है, ये जो लाइन थी ये इनिशियल लाइन थी ए और बी को ज्वाइन करने वाली, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 4u/5 माइनस 3u/5, दिस इज u/5। और एक वेलोसिटी आपके पास इस तरफ आ रही है, आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज वन दैट यू आर गेटिंग टूवर्ड्स ए, which is the velocity of b with respect to a along the line joining b and a। और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 4+3, दिस इज 7u/5। इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट क्रिएट करते हैं, दिस वुड बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट। लेट मी draw it this way, okay, this is the velocity of b with respect to a, जो कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर की ही आई है, राइट। तो इस पाथ को ये बॉडी फॉलो करेगी, और अगर इस पाथ को फॉलो करती है ऐसे जाएगी, राइट। So we will see that the closest distance that A will be from B will be this one, जो perpendicular होगा, this one, right। So इस point को आप C mark कर दीजिए, this point is C, this here is the shortest distance, right, this is the distance of closest approach। तो अगर मैं जो distance of closest approach है उसको फाइंड करना चाहूँ, दिस एंगल इज 90, ये वाला एंगल आप थीटा मार्क कर दें। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे टेंजेंट थीटा फ्रॉम दिस फिगर, वी सी टेंजेंट थीटा, ये वैल्यू आपके पास आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका u/5, बेस है आपका 7u/5, ये आपके पास 1/7 हो गया, राइट। और टेंजेंट थीटा पता लग गया हमें, राइट। ऑल्सो हमें ए भी पता है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 10√2 था, राइट। सो हमें चाहिए होगा, आई थिंक अगर ये थीटा नोन है तो परपेंडिकुलर सामने साइन थीटा चाहिए। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/7 आ चुकी है, तो हम साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा विल बी, आप एक काम करें, या तो यहाँ से पहले सीकेंड निकाल लें और सीकेंड से फिर को साइन और फिर साइन निकाल लें, या शॉर्टकट है हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो दिस एंगल बीइंग थीटा, आप इसे 1 मार्क कर लें, ये बेस 7 मार्क कर लें। सो दिस वैल्यू विल बी 7, हाइपोटेन्यूज जो है वो होगा 7² 49 + 150, ये हो गया √50, राइट। सो मैंने एक हाइपोथेटिकल राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और उसमें परपेंडिकुलर 1 ले लिया, बेस 7 ले लिया, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 1/7 थी। तो इस ट्राइंगल से हमें साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। साइन मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि इन द ट्राइंगल पी सी ए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच जो है उसे हम इन टर्म्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं। दिस इज ए बी साइन, ए बी इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज ए बी साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू है 10√2 एंड साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर ऑन बेस, बेस इज √50, √50 मीन्स 25 × 2 यानी 5√2, तो यू आर गेटिंग 10√2 by 5√2, distance of closed approach is coming out to be 2 meters। ये जो आंसर आएगा दिस विल बी 2 meters, right। So the minimum distance between the rocks during the flight is about 2 meters।
Alright friends, this question में given है two stones, they are projected from an inclined plane in the vertical plane as shown on the figure. If they collide in air, then the velocity in meters per second of the stone B is v. Find the value v by 6. Okay. तो अगर हम डायग्राम को फॉलो करें, इज द डायग्राम गिवन, सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक बॉडी जो है ये ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी बॉडी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है. समवेयर इन दी पाथ ये यहाँ पे कहीं पे कोलाइड कर गए रैंडम पॉइंट. तो अब यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे कोलाइड करे हैं उसके लिए नॉर्मल टू इंक्लाइन डिस्टेंस फिक्स होगा दोनों के लिए. तो आप एक काम करें, इसको ऐसे सोचें, अगर मैं एक एक्सिस आपके सामने अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बना दूं, दिस वन, एंड एक एक्सिस नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन बना दूं लाइक दिस. लेट्स ट्रीट दीज टू एक्सिस एज एक्स एंड वाई. एक को मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, this is say x and this is say y. तो जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो तो दोनों बॉडीज के लिए सेम ही है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी ही लग रही है और इसका जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, जी का नॉर्मल कंपोनेंट दैट विल बी जी, एंगल विल बी 30 ओनली, दिस विल बी जी कोसाइन 30 और इधर वाला कंपोनेंट जी साइन 30. ये दोनों सेम ही रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होने वाले, राइट. तो जी बीइंग फिक्स. अब जब ये बॉडी इस पॉइंट पे जाकर कोलाइड करती है, दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो उन दोनों बॉडीज के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ वाई एक्सिस पे, यू सी देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे कोलिजन हुआ, एक है एक्स और एक है वाई, दोनों के लिए सेम होगा, राइट. अब परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, ये जो एक्सेलरेशन है ये दोनों बॉडीज के लिए और बी के लिए सेम है. सो सिंस acceleration of A perpendicular is same as acceleration of B perpendicular, which is g cosine 30, right, and we see that y of A is same as y of B. ये दोनों के लिए सेम होगा. तो आप y के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दिस विल बी u a साइन 37 इंटू टी माइनस हाफ जी कोसाइन 30 इंटू टी स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू यू बी. दूसरी तरफ से आपके पास आएगा दिस इज यू बी एंड देयर यू हैव साइन 30 इंटू टी, फिर यही फैक्टर माइनस हाफ जी साइन 30 इंटू टी स्क्वायर. तो अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, राइट, तो दिस पार्ट गेट्स कैंसल्ड एंड देन टी गेट्स कैंसल्ड ऑन ईदर साइड. तो यू ए की वैल्यू आपको गिवन थी 20, साइन 37 इज 3/5 एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू बी हमें फाइंड करना है, दैट इज वी, एंड साइन 30 इज 1/2. तो यहाँ से अगर आप रीअरेंज करें तो आई थिंक क्लियरली वी गेट द वैल्यू वी एज इक्वल टू 2 into 2 is 40, 40 by 5 is 8, 8 into 3 comes out to be 24 मीटर पर सेकेंड. और हमसे जो पूछा गया है वो मेरे ख्याल से वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, तो फिर से चेक कर लेते हैं. बी ये 2 इंटू 20 40, 40 बाई 50 इज 8, 8 इंटू 3 is 24, राइट. हमसे पूछा गया है v by 6, तो देयर फोर v by 6, this value is 24/6, this value will come out to be 4. तो जो आंसर हमसे पूछा गया that will come out to be 4. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस. होपफुली आपको ये सीरीज हेल्प कर रही होगी. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा. हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर लीजिएगा इफ़ एट ऑल यू फील कि वी आर एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.